सर सेशन लाइव हो गया आपका। ओके, थैंक यू वेरी मच। सर कर दीजिए स्टार्ट। अच्छा, स्टूडेंट से जीरो दिखा रहा है। सर 10 स्टूडेंट कनेक्टेड है अभी। अच्छा, तो मेरी स्क्रीन पर जीरो को दिखा रहा है, जीरो टेनिस। नहीं सर 10 कनेक्टेड है। ओके, चलो फिर आई एम गोइंग टू स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। So we'll continue with the topic cost of capital, cost of capital, value of the firm, and also the leverage. So to this regard, we have discussed one theory in the last class. That was the net income approach. हमने एक theory discuss की थी जिसका नाम है net income approach. तो net income approach क्या कहती है कि जितना ज्यादा हम debt use करेंगे, the value of the firm will increase simultaneously. दोनों का एक रिलेशनशिप है, जितना हम डेट इंक्रीज करेंगे पॉजिटिव रिलेशनशिप है, उतना फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। रीजन क्या है? रीजन ये है कि डेट की जो कॉस्ट है वो इक्विटी से कम होती है। द कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो जितना ज्यादा डेट यूज करेंगे उतना फर्म के लिए अच्छा है। दैट इज नेट इनकम अप्रोच. There are three other approaches to discuss this. Since we don't have the time, what we will be doing is we'll discuss the various questions and we'll discuss the theories along with those questions. जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसी के अकॉर्डिंगली हम वो theories डिस्कस कर लेंगे. Now the first problem which we are going to discuss is problem 8.1. 8.1 problem हम डिस्कस कर रहे हैं. The problem I have already sent to you in the group as well as it is available in the book. तो इसमें हमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो वाला कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी को बताना है जहां पे हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल लोएस्ट है. We have to suggest which capital structure is best for the company. So we already know that only two sources of finance are there. One is debt and other is equity. So this question we have to solve as per the traditional approach. तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है कि आप डेट का यूज करो, शुरू में जो कॉस्ट है वो कम होगी और वैल्यू बढ़ेगी. शुरू में उसकी कॉस्ट कम होगी, जैसे जैसे हम डेट बढ़ाते जाएंगे फर्म की वैल्यू बढ़ेगी. लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद, आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ डेट, इफ वी इंक्रीज डेट फर्दर, अगर हम डेट को और ज्यादा बढ़ाएंगे तो फायदे की बजाय नुकसान हो जाएगा. ठीक है, तो आपको ग्रीडी बनना है, लेकिन एक सीमा तक आप अपना लालच दिखा दीजिए और डेट को बढ़ाते रहिए.
लेकिन अगर बहुत ज्यादा डेट बढ़ाएंगे और ज्यादा लालच दिखाएंगे तो फायदे की बजाय नुकसान होगा। फॉर्म की जो वैल्यू है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो क्योंकि जैसे जैसे हम डेट बढ़ाते हैं वैसे वैसे कंपनी का रिस्क बढ़ जाता है, वैसे वैसे जो कॉस्ट ऑफ डेट है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों बढ़ेंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर भी उस कंपनी में अगर निवेश करते हैं जहाँ पे जोखिम ज्यादा है तो वो ज्यादा रिटर्न की डिमांड करेंगे, और डेट होल्डर भी जहाँ पे डेट ज्यादा है, वेयर डेट इज मोर, दे विल आल्सो डिमांड ए हायर इंटरेस्ट रेट। तो ये प्रॉब्लम नंबर 8.1 वी हैव टू सॉल्व एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच। इसमें हमको ये बताना है कि कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी के लिए बेस्ट है, विच कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर द कंपनी। तो इसमें देखिए कि टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड्स गिवन है, टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड्स इज गिवन 10 लाख। हमको कितने पैसे की जरूरत है? टोटल 10 लाख। तो इसमें देर आर 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, 8 डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो सबसे जो पहला कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें डेट जीरो है। डेट जीरो है तो इसका मतलब पूरा का पूरा अमाउंट हम इक्विटी से रेज कर रहे हैं, ठीक है, पूरा का पूरा अमाउंट हम इक्विटी से रेज कर रहे हैं। तो ये वाला इक्विटी वाला फैक्टर मैंने ये कैसे कैलकुलेट किया है, 10 लाख इज द टोटल रिक्वायरमेंट माइनस डेट। अगर डेट जीरो है तो 10 लाख की रिक्वायरमेंट है। सेकंड केस में अगर हम 1 लाख का डेट लेते हैं तो 9 लाख हमें इक्विटी से रेज करने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल तो हमें 10 लाख चाहिए ना, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। थर्ड केस में अगर हम 2 लाख का डेट लेते हैं तो 8 लाख का इक्विटी, 3 लाख का डेट लेते हैं तो 3 लाख का डेट लेते हैं तो 7 लाख की इक्विटी। इस तरह से हमने ये कैलकुलेट कर लिया। दिस इज द वे वी हैव कैलकुलेटेड इट, दैट इज टोटल कैपिटल माइनस द अमाउंट ऑफ डेट। तो अगर हम डेट जीरो रखते हैं तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो हमें दी है 10%। अगर हम जीरो डेट रखेंगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है। अगर हम 1 लाख का डेट रखेंगे यानी कि डेट बढ़ा दिया तो इंटरेस्ट रेट डेट के ऊपर 4% और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10.5 है, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ गई क्योंकि हमने डेट बढ़ाया। अगर 2 लाख डेट होगा तो इंटरेस्ट रेट तो हमें 4% ही देना पड़ेगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो गई है 11% पे। अगर 3 लाख का डेट होगा तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ गई। इसी तरह से नीचे ये कॉस्ट सारी दी हुई है, दीज कॉस्ट आर गिवन। तो आप देखेंगे कि ट्रेंड क्या कह रहा है, ट्रेंड ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम डेट बढ़ाएंगे दोनों कॉस्ट बढ़ रही हैं, कॉस्ट ऑफ डेट भी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी। ये ट्रेडिशनल अप्रोच, ये assumption है। एज वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डेट the risk associated with that company will increase, उस कंपनी के से संबंधित जो भी रिस्क है वो बढ़ जाएगा। As a result, both the debt holders and equity holders they will increase their cost, दोनों की लागत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमको क्या कैलकुलेट करना है कि हमें सजेस्ट करना है कि कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट है। तो हमें दिए हुए हैं 8 डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर्स, वी आर गिवन 8 डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर। तो हमें कैसे पता लगेगा कौन सा बेस्ट है? हमको WACC यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है सारे डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर्स के लिए। सारे कैपिटल स्ट्रक्चर्स के लिए हमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है। उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर मोस्ट सुटेबल रहेगा फॉर्म के लिए। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं? WACC यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, KO means cost of overall cost of capital is equal to weight of debt into cost of debt, weight of debt into cost of debt plus weight of equity into cost of equity, ठीक है। तो weight of debt into cost of debt, weight of equity into cost of equity, this is how you will calculate KO। कैलकुलेट करने के लिए weight of debt into cost of debt, weight of equity into cost of equity, this is how you will calculate KO।
तो सारे डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए करेंगे। तो जीरो डेट था तो जीरो वेट हो गया, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी, कॉस्ट ऑफ डेट भी जीरो है। और इसका मतलब जो वेट है इक्विटी का वो 100% है। 100% मीन्स 1, 100% मीन्स 1 इंटू 10%, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। सेकेंड केस में अगर हम 1 लाख का डेट करते हैं, सॉरी 1 लाख का डेट करेंगे, तो इसका मतलब डेट का जो परसेंटेज है वो 10% है। डेट इज 10% ऑफ द टोटल कैपिटल, मीन्स 0.1। डेट इज 0.1, इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 4, वेट ऑफ इक्विटी यानी कि 90%, 9 लाख का इक्विटी हो गया, तो 0.9 इंटू 10.5, तो ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी 9.85। तो शुरू में आप देखो कॉस्ट कम हो रही है, पहले 10 थी अब 9.85 हो रही है, हो गई है। थर्ड केस में जो डेट है वो 2 लाख का है, तो इसका वेट हो गया 20%। 20% मीन्स 0.2, और कॉस्ट ऑफ डेट 4 दी हुई है, इक्विटी का वेट हो गया 80% यानी कि 0.8, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दी हुई है 11%, तो टोटल कॉस्ट आ गई 9.6%। 9.6%। In the same way, you can calculate the cost of capital for all the different capital structures from 1 to 8. So we find that the capital structure where debt is 40% means debt is 4 lakh. That is 4 lakh. This capital structure is giving us the lowest cost. So lowest cost is 9.44. 9.44 among all these. So first the cost is declining from 10 to 9.85 to 9.6 to 9.47 to 9.44. Then this, if we increase that further, the cost will start rising. That is the traditional approach. तो अब ये कॉस्ट 9.5 हो गई, 10.20 हो गई, 11.6 हो गई। तो हमें ये वाला कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी के लिए सिलेक्ट करना है। दिस इज द कैपिटल स्ट्रक्चर वी विल सिलेक्ट फॉर द कंपनी। ओके, so this is the traditional approach. ये traditional approach के लिए है। तो debt of 4 lakh is most suitable for the company. कंपनी के लिए सबसे अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, जहां पर डेट है कितना, 4 लाख। ठीक है, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-3-4 बार इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं आगे भी, तो आप ये अच्छी तरह से देखना। पहले ये देखना टोटल कैपिटल कितनी है। टोटल कैपिटल होने के बाद जितनी डेट है उसमें से, डेट में से माइनस कर देंगे तो इक्विटी कैपिटल हमारी निकल जाएगी। फिर हम WACC निकाल सकते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8.2। The company's current operating income is 4 lakh. The firm has 10 lakh of 10% debt outstanding. Its cost of equity capital is estimated to be 15%. तो ये हमें कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जिसमें कि कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम और EBIT एक ही चीज होती है। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस and operating income is one and the same thing. So in this case also we have to use the traditional approach and we have to calculate the value of the firm. Traditional approach को हमने इस्तेमाल करना है और फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। We have to calculate the value of the firm. और उसके बाद बताना है कि अगर हम डेट को इंक्रीज करते हैं, if we increase the amount of debt, what effect it will have on the value of the firm. इसका प्रभाव फर्म की वैल्यू के ऊपर क्या पड़ेगा, एंड ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका प्रभाव फर्म की वैल्यू के ऊपर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ओरिजिनल केस में हमारा जो डेट है वो 10 लाख का है, जिसके ऊपर हमें 10% इंटरेस्ट देना है।
कितना है 10 लाख. It is given in the question. You can refer to the question from the book or from the notes which I have already sent to you. जो मैंने notes आपको भेजे हैं उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है 8.2. वो रेफर कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास बुक है तो बुक रेफर कर लें. तो 8.2 प्रॉब्लम हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो इसमें डेट की जो मात्रा है वो 10 लाख है. ठीक है. और इनकम दी हुई है 4 लाख. ऑपरेटिंग इनकम एंड ईबीआईटी सेम. तो हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है. दो चीजें कैलकुलेट करनी है. पहले तो ओरिजिनल केस में और फिर उसके बाद डेट अगर हम 5 लाख से डेट बढ़ाते हैं तो इसका प्रभाव क्या होगा. इफ वी इंक्रीज द डेट बाय हाउ मच. इफ वी इंक्रीज द डेट बाय 5 lakh, what effect it will have on the value of the firm and cost of capital. This we have to show. तो let us start. अब हम स्टार्ट करते हैं. तो EBIT दिया हुआ है क्वेश्चन में. EBIT is given 4 lakh. EBIT is given 4 lakh minus interest. Interest is 10% on 10 lakh. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है that the company have a debt of 10 lakh on which it pays interest at the rate of 10%. तो 10 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट कितना हो गया 1 लाख. तो हमारे लिए क्या बचा नेट इनकम. क्योंकि इस सारी थ्योरीज में हमने ये एजम्पशन लगाई है कि टैक्स नहीं है, कोई भी टैक्स नहीं है. तो टैक्स नहीं है तो ये नेट इनकम बच गई. नेट इनकम फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स इज 3 लाख. कितनी है 3 लाख. कॉस्ट ऑफ इक्विटी दी हुई है क्वेश्चन में 15%, 0.15. कॉस्ट ऑफ इक्विटी इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 0.15. तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द इक्विटी कैलकुलेट कर लेंगे. वैल्यू ऑफ द इक्विटी इज एस. एस इज वैल्यू ऑफ द इक्विटी. कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी. नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ठीक है. नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज द वैल्यू ऑफ द इक्विटी. नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी. तो नेट इनकम दी हुई है 3 lakhs. 4 minus 1 3. और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दी हुई है 15%. 15% मीन्स 0.15. 0.15. तो ये हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली इसकी. वैल्यू कैलकुलेट कर ली है कितनी 20 लाख. सॉरी. 3 lakh divided by 0.1 will be 20 lakh. 20 lakh is the value of the equity. ठीक है. 20 lakh वैल्यू आ गई. Value of the debt 10 lakh, it is already given. Value of the debt, that is D. D means value of the debt is 10 lakh, it is given. हमने कैलकुलेट नहीं किया बल्कि ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है क्योंकि कंपनी के पास 10 लाख का डेट है जिसके ऊपर 10% इंटरेस्ट दे रही है. अब हमने निकालना है वैल्यू ऑफ द फर्म V. V is value of the equity plus value of the debt. S plus D. S plus D is the value. V means value of the firm. So 20 lakh plus 10 lakh, 30 lakh. 30 lakh is the value of the firm. V means value of the firm. It is value of the equity plus value of the debt. तो ये 30 लाख आ गई वैल्यू ऑफ द फर्म. ठीक है. अब हमको निकालना है KO. KO मीन्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इसको WACC भी बोल सकते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो KO के दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हुए हैं. या तो आप वेट से कर सकते हैं या सेकंड है आप वैल्यू ऑफ द फर्म से भी कर सकते हैं. तो EBIT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म. EBIT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म. EBIT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म विल गिव यू KO. ठीक है. तो वैल्यू ऑफ द फर्म है 30 लाख और EBIT यानी कि ऑपरेटिंग इनकम ये हमने दिया ही हुआ है 4 लाख. Operating income is 4 lakh. 4 lakh divided by 30 lakh. 30 lakh is the value of the firm. तो अब ये कितना आ गया 13.33. 0.1333 आ गया. अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो ये 13.33.
दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन दी ओरिजिनल सिचुएशन। ये वाली सिचुएशन हमें दी हुई है ओरिजिनल। इस केस में फर्म की वैल्यू निकाली है हमने 30 लाख और कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली है 13.33 ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगर कंपनी 5 लाख से डेट को बढ़ाती है और जो पैसा कंपनी ने यानी कि नए डिबेंचर इशू करेगी कितने 5 लाख के, और ये जो पैसा है 5 लाख हम रेस कर रहे हैं वो हम उसका इस्तेमाल क्या करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। कंपनी अपने शेयर वापस जब परचेज करती है क्योंकि वो सोचती है कि इक्विटी कैपिटल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, ओवर कैपिटलाइजेशन सिचुएशन है और कंपनी शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न नहीं दे पा रही, तो उस केस में वो क्या करेगी कि इक्विटी शेयर्स को बाय कर लेती है, तो ताकि इक्विटी कैपिटल वो छोटी हो जाए और उसके ऊपर रिटर्न बाद में हम अच्छा दे सकें। ठीक है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है। दिस इज व्हाट वी वांट टू अचीव, कि हमें ये प्राप्त करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि नई सिचुएशन क्या बनेगी। तो ईबीआईटी में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ईबीआईटी इफ वी इंक्रीज डेट बाय 5 लाख, तो 5 लाख अगर हम डेट बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले डेट कितना था 10 लाख, 5 लाख डेट बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 लाख, न्यू डेट विल बी 15 लाख, 10 लाख ओल्ड प्लस 5 लाख न्यू, टोटल डेट विल बिकम हाउ मच 15 लाख, 15 लाख हो जाएगा टोटल डेट। ठीक है, अब हम तो 15 लाख डेट होने से एक और बात की हुई है क्वेश्चन में कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ डेट है वो 12% हो जाएगी। ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डेट है, यानी कि पुराने और नए डेट को मिलाकर एवरेज डेट की कॉस्ट बढ़कर अब 12% हो जाएगी। क्यों 12% हो जाएगी, क्योंकि उस कंपनी के साथ अब रिस्क ज्यादा हो जाएगा। रिस्क ज्यादा होने से, क्योंकि पहले डेट कम था रिस्क कम था, तो कॉस्ट ऑफ डेट 10% थी, अब कॉस्ट ऑफ डेट हो गई 12%। अब रिस्क बढ़ गया तो कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ गई 10% से 12%, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी 15% से बढ़कर 18% हो गई। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हैज इंक्रीज फ्रॉम 15% टू 18%। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हैज इंक्रीज फ्रॉम 15% टू 18%, तो दोनों कॉस्ट बढ़ गई हमारी, बोथ द कॉस्ट हैव इंक्रीज। तो अब हम क्या करेंगे, ईबीआईटी कितना है 4 लाख, उसके ऊपर 15 लाख के ऊपर 12% के हिसाब से हमको इंटरेस्ट देना है। ऑन टोटल डेट ऑफ 15 लाख वी हैव टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%, तो टोटल इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 1,80,000। 1,80,000 कैसे निकाला है, टोटल डेट ऑफ 15 लाख on which we are paying debt at the rate of 12% is 1,80,000। तो हमारी नेट इनकम बच गई। व्हाट इज द नेट इनकम, नेट इनकम इज 2,20,000। 4 लाख माइनस 1,80,000, 2,20,000 इज द नेट इनकम। अब हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 18%, पहले 15% थी अब बढ़कर 18% हो। एज ए रिजल्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इक्विटी। सो वैल्यू ऑफ द इक्विटी एस इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो नेट इनकम हमारी है 2,20,000, 4 लाख में से 1,80,000 गया तो 2,20,000 बचा, 2,20,000 डिवाइडेड बाय 0.18, 2,20,000 डिवाइडेड बाय 0.18, 2,20,000 को हम डिवाइड कर रहे हैं 18% से, 18% का मतलब होता है 0.18। ठीक है, तो कॉस्ट वैल्यू ऑफ द इक्विटी निकल गई 12,22,222, 12,22,222, और वैल्यू ऑफ द डेट हमारे पास है ही 15 लाख, वैल्यू ऑफ द डेट 15 लाख, 10 पुराना 5 नया, टोटल मिला के 15।
total debt is 15 lakh. So value of the firm S plus D, value of the firm S plus D is this much, 27 lakh 22,000. 27 lakh 22,000 is the value of the firm. Okay, value of the firm is 27 lakh 22,000. Okay, now we have to calculate the overall cost of capital. Overall cost of capital is 4 lakh divided by 27 lakh 22,000. 4 lakh is the EBIT, and divided by value of the firm 27 lakh 22,000 to 22. तो ये कॉस्ट हो गई 14.69. तो अब हम देखते हैं कि जो पहले वैल्यू थी वो थी 30 लाख. ठीक है, वैल्यू ओरिजिनल केस वाज 30 lakh. And in the new scenario, it has come down to 27 lakh 22,000. 22. And KO has increased from 13.3% to 14.69. KO बढ़ गया और वैल्यू कम हो गई. ये देखिए, वैल्यू पहले थी 30 लाख ओरिजिनल केस में, अब कम होकर 27,22,222 रह गई. 27,22,222 रह गई वैल्यू. और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले 13.33 थी, 13.33. इट हैज गॉन अप टू 14.69. तो दोनों चीजें नेगेटिव हो गई फर्म के लिए. कॉस्ट बढ़ गई, वैल्यू कम हो गई. तो क्या हमें डेट को इंक्रीज करना चाहिए? नो, आवर रिकमेंडेशन इज वी शुड नॉट इंक्रीज डेट. आवर रिकमेंडेशन इज वी शुड नॉट इंक्रीज द डेट. हमारा ये सजेशन है मैनेजमेंट को, प्रबंधकों को, कि कृपया करके आप डेट को मत बढ़ाएं. जितना डेट ऑलरेडी है उतना ही डेट रहने दें. Whatever debt you have already, please keep the amount of debt as same. Don't increase the amount of debt. ठीक है? Don't increase the amount of debt. This is our suggestion. Okay. Now we will move on to the next problem. The next problem we are going to discuss is 8.3. 8.3. This question is based upon MM model, Modigliani-Miller model. MM model, ये आप बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, क्योंकि इसमें कुछ हमारी टेक्निकल चीजें यूज होंगी. MM मॉडल वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो MM क्या कहते हैं? व्हाट डू MM से? MM के अनुसार हम डेट को कम कर लें या डेट को ज्यादा कर लें, ठीक है, उससे जो कंपनी की वैल्यू है उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा. कंपनी की वैल्यू अल्टीमेटली सेम हो जाएगी. तो अगर हम दो तरह की कंपनियां लेती हैं, एक जिसमें डेट का इस्तेमाल हो रहा है, द कंपनी विच इज यूजिंग डेट, दैट इज नोन एज लीवर्ड कंपनी. लीवर्ड कंपनी किसको बोलते हैं? द कंपनी विच इज यूजिंग डेट. लीवर्ड कंपनी, लीवर मतलब डेट, लीवरेज मतलब डेट. जो कंपनी डेट को यूज कर रही है उसको लीवर्ड कंपनी बोलते हैं. दूसरी कंपनी अनलीवर्ड कंपनी, जिसमें डेट यूज नहीं हो रहा, देयर इज नो डेट, मतलब पूरी की पूरी जो फाइनेंसिंग है वो इक्विटी से है. ऑल इक्विटी फर्म भी बोल सकते हैं इसको. यू कैन कॉल इट ऑल इक्विटी फर्म. What is an all equity firm? A firm in which there is no use of debt is an all equity firm or unlevered firm. ठीक है? And the firm which is using debt, is known as a levered firm. It is known as a levered firm. Okay? तो ये दो तरह की कंपनीज हैं, एक लीवर्ड है और एक अनलीवर्ड है.
दोनों कंपनीज मान लीजिए हर लिहाज से सेम है, बोथ द कंपनीज आर सेम। मान लीजिए वो सेम बिजनेस में, आईटी बिजनेस में है, दोनों के प्रबंधक भी बड़े स्ट्रांग हैं, बोथ हैव स्ट्रांग मैनेजमेंट एंड देयर आउटलुक एंड द फ्यूचर इज ऑलमोस्ट सेम, फ्यूचर भी सेम लग रहा है, आउटलुक भी सेम है, और ईबीआईटी भी दोनों की सेम है। लेकिन एक कंपनी डेट का इस्तेमाल कर रही है और दूसरी कंपनी डेट का इस्तेमाल नहीं कर रही, तो इसका प्रभाव उसकी वैल्यू के ऊपर क्या पड़ेगा? शुरू में ये हो सकता है कि दोनों की वैल्यू अलग हो, एक की वैल्यू कम हो, दूसरे की वैल्यू ज्यादा हो। ठीक है, तो दो कंपनियों की वैल्यू, अनलीवर्ड फार्म एंड लीवर्ड फार्म। अनलीवर्ड फार्म का मतलब है जो कंपनी डेट यूज नहीं कर रही, लीवर्ड फार्म जो डेट यूज कर रही है। तो हो सकता है इसकी वैल्यू शुरू में ज्यादा हो, हाई वैल्यू हो इसकी, और इसकी वैल्यू लो वैल्यू हो, इसकी लो वैल्यू हो और इसकी हाई वैल्यू हो शुरू में। लेकिन ये लंबे समय तक चलेगा नहीं। शेयर होल्डर क्या करेंगे, हाई वैल्यू कंपनी में अपने शेयर बेचेंगे और वो लो वैल्यू कंपनी में अपने शेयर बाय करेंगे। ठीक है, तो हाई वैल्यू में क्या करेंगे, सेल, और लो वैल्यू में क्या करेंगे, बाय। लो वैल्यू में बाय करेंगे और हाई वैल्यू में करेंगे सेल। इसको हम दो ट्रांजेक्शन इकट्ठी करेंगे शेयर होल्डर, इसको, और उससे प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे। इसको हम बोलते हैं आर्बिट्राज। एक वर्ड है आर्बिट्राज, आप अच्छी तरह से देख लीजिए, आर्बिट्राज। द वर्ड इज आर्बिट्राज। व्हाट इज आर्बिट्राज? आर्बिट्राज मतलब दो ट्रांजेक्शन इकट्ठा करना, जहां पे महंगा है वहां पे बेच दो, जहां पे सस्ता है वहां पे खरीद लो। सेल इन द मार्केट विच इज वेयर यू कैन गेट ए हाई प्राइस, बाय इन द मार्केट एट ए लो प्राइस। जैसे आप मान लीजिए, एंड इन द प्रोसेस मेक प्रॉफिट विदाउट एनी रिस्क, बिना जोखिम के आप प्रॉफिट कमा लेते हैं। मान लीजिए आप नई सड़क जाते हैं अपने लिए किताब खरीदने, और वहां पर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की किताब 220 रुपए में मिल रही है। कितने में मिल रही है? 220 रुपए में आपको एक किताब मिल रही है। आप सोचते हैं चलो उसका जो प्रिंट प्राइस है वो 300 है, आप सोचते हैं 80 रुपए कम मिल रही है, अपने फ्रेंड को फोन करते हैं, कहते हैं यार ये मुझे 250 की बुक मिल रही है नई सड़क से, मैं अपने लिए खरीदने आया हूँ, आई एम हेयर टू बाय वन फॉर माई सेल्फ, क्या तुम्हें भी खरीदनी है? आपका दोस्त कहता है ठीक है 250 में मेरे लिए भी परचेज कर लो। वो कहता है यार पेटीएम कर दो 250, मैं तुम्हारे लिए भी खरीद दूंगा। तो आपका फ्रेंड आपको पेटीएम कर देता है 250, तो आप 200 की परचेज करते हैं और 200 की बेच देते हैं, 250 की उसी टाइम बेचते हैं। तो एक में आपने बाय किया, बाय कहाँ किया? जहां पे सस्ता मिल रहा है, और बेचा किसको? जहां पे आप महंगा बेच रहे हैं। तो आपने क्या किया? आर्बिट्राज किया, यानी कि दो ट्रांजेक्शन एक ही टाइम पे की। कौन कौन सी? बाय, दुकानदार से बाय, और अपने फ्रेंड को सेल। तो इस जो पूरी दोनों ट्रांजेक्शन हैं उसमें आपने 30 रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो इसमें आपका कोई रिस्क है? नहीं, कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि पैसे तो आपको मिल गए, आपके फ्रेंड ने पेटीएम कर दिया। और बिना जोखिम के, बिना रिस्क के जब आप प्रॉफिट कमाते हैं इस तरह से दो ट्रांजेक्शन एक ही टाइम पे करके, एट द सेम टाइम, दिस इज नोन एज आर्बिट्राज। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आर्बिट्राज। ओके, एंटरिंग इनटू टू ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियसली in two different markets where you will make profits without incurring any risk, without taking any risk, बिना जोखिम के, या बिना जोखिम लिए आपने प्रॉफिट कमाया। उस जो दो ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हैं, द टू ट्रांजैक्शंस यू आर मेकिंग इज नोन एज आर्बिट्राज ट्रांजैक्शन, दीज आर नोन एज आर्बिट्राज। तो इसी तरह से लीवर्ड और अनलीवर्ड कंपनी की भी होगा, जहां पे कि शेयर होल्डर अपने शेयर बेच देगा। कहां पे बेचेगा? जहां पे उसको प्राइस ज्यादा मिल रहा है। और कहां पे खरीदेगा? जहां पे उसको प्राइस सस्ता लग रहा है। वेयर द प्राइस इज लो ही विल बाय, एंड वेयर द प्राइस इज हाई व्हाट ही विल डू, ही विल सेल। तो इस तरह से जहां पे सेलिंग ज्यादा होगी वो प्राइस कम होना शुरू हो जाएगा,
क्योंकि ज्यादा सेलिंग हो रही है तो उस कंपनी का जो प्राइस है वो कम आ जाएगा, और यहाँ पे ज्यादा बाइंग हो रही है तो यहाँ पे प्राइस बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली दोनों के प्राइस सेम हो जाएंगे। अल्टीमेटली द प्राइसेस ऑफ बोथ द कंपनीज विल बिकम सेम। तो उसके बाद आर्बिट्राज का कोई भी फायदा नहीं रहेगा, देयर विल बी नो यूज ऑफ आर्बिट्राज। तो एमएम कहते हैं शुरू में दो कंपनीज का प्राइस अलग अलग हो सकता है, देयर में बी डिफरेंस इन द प्राइसेस ऑफ or the value of the firms, but ultimately the price will become equal because of the arbitrage, क्योंकि arbitrage होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बैकग्राउंड था जो आपको जरूर समझ में होना चाहिए, तभी आप ये एमएम मॉडल समझ सकते हैं और इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8.3। ठीक है, इसमें दो कंपनीज हैं। एक तो अनलीवर्ड कंपनी है। अनलीवर्ड कंपनी मैंने आपको बताया जिसमें कोई डेट यूज नहीं होता। द अनलीवर्ड कंपनी इज कंपनी वेयर देयर इज नो डेट इज यूज्ड, एंड सेकंड इज द लीवर्ड कंपनी। लीवर्ड कंपनी कौन सी होती है? जिसमें कि डेट यूज होता है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो लीवर्ड कंपनी है उसके पास 2 लाख का डेट है जिसके ऊपर वो 12,000 ब्याज दे रही है। इट हैज 2 lakh debt on which it is paying interest at the rate of 6%, and it is paying इंटरेस्ट। तो इसमें शुरू में देखेंगे कि दोनों कंपनीज की वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ बोथ द कंपनीज इज डिफरेंट, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। यस, सो वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड कंपनी इज 6 lakh and the value of the levered company is 6,12,000। अनलीवर्ड कंपनी जिसमें डेट यूज नहीं हो रहा उसकी वैल्यू कम है, 6 लाख है, और जो कंपनी डेट यूज कर रही है उसका नाम है लीवर्ड कंपनी, उसका जो वैल्यू है वो ज्यादा है, 6,12,000। अदरवाइज दीज टू कंपनीज आर सेम। अन्यथा अगर हम ले तो इन दोनों कंपनियां सेम है, उनकी मैनेजमेंट भी उतनी ही स्ट्रांग है। ठीक है, दे हैव सेम काइंड ऑफ मैनेजमेंट, दे आर इन द सेम इंडस्ट्री, मान लो दोनों आईटी इंडस्ट्री में। दे हैव द सेम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, दोनों के जो भविष्य संबंधित आशाएं हैं या उनके आगे प्रोग्रेस करने के चांसेस हैं वो सेम है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आर सेम, दोनों के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आगे बढ़ने के चांसेस भी सेम है। ठीक है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक डिफरेंस है दोनों की वैल्यूएशंस में। एक की वैल्यू 6,12,000 है और दूसरे की वैल्यू 6 लाख है। ठीक है, तो ये वाली स्थिति ज्यादा टाइम तक बरकरार नहीं रहेगी। दिस सिचुएशन विल नॉट कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एज पर MM model, this situation will not continue for a long period of time because of the arbitrage process, क्योंकि arbitrage स्टार्ट हो जाएगा। आर्बिट्राज का क्या मतलब है कि शेयर होल्डर लीवर्ड कंपनी में अपने शेयर बेचना शुरू कर देंगे और अनलीवर्ड कंपनी में अपने शेयर बाय करेंगे, तो उनको फायदा हो जाएगा स्विचिंग का, यानी कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में वो स्विच कर जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे, और जब वो शिफ्ट करेंगे तो उनको फायदा होगा, या तो उनकी इनकम बढ़ेगी या उनके पास स्पेयर फंड्स हो जाएंगे। आइदर दे विल हैव मोर इनकम और दे विल हैव स्पेयर फंड्स। कैसे होगा ये भी हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, जिसमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि मिस्टर एक्स के पास लीवर्ड कंपनी के 10% शेयर्स हैं। मिस्टर एक्स हैज 10% लीवर्ड शेयर्स ऑफ कंपनी एल, 10% शेयर्स ऑफ द लीवर्ड कंपनी, दैट इज कंपनी एल। तो पहले हम यह देखेंगे कि उस मिस्टर एक्स की लीवर्ड कंपनी में क्या सिचुएशन है। तो जस्ट पे अटेंशन, और इसी तरह से ही आपको क्वेश्चन करना है एग्जाम में, तो बड़े ध्यान से आप देखेंगे कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है। तो उसी सेम पैटर्न आपको एग्जाम में भी फॉलो करना होगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एक्सिस, एक्स के पास लीवर्ड कंपनी के 10% शेयर है, एक्स के पास लीवर्ड कंपनी के 10% शेयर है। तो सारी वैल्यू कितनी है कंपनी की? 4,32,000। 4,32,000 कंपनी के शेयर्स की वैल्यू है।
मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी इज 4,32,000। ये गिवन है, क्वेश्चन में दिया होगा। अगर आप सेकंड कॉलम में देखोगे, लीवर्ड कंपनी की वैल्यूएशन में इक्विटी शेयर्स की जो वैल्यू है वो 4,32,000 है। इट इज गिवन। अगर 100% शेयर्स की वैल्यू है 4,32,000, तो 10% शेयर्स की वैल्यू कितनी? सिंपल है, क्योंकि मेरे पास 10% शेयर्स हैं, तो अगर सारे शेयर्स की वैल्यू 4,32,000 है, तो मेरे पास 1/10 शेयर हैं, तो मेरे शेयर्स की वैल्यू कितनी होगी? 43,200। 43,200। दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑल द शेयर्स, 4,32,000। मेरे पास 1/10 शेयर है एक्स के पास, तो उसकी वैल्यू जो होगी 43,200। 43,200, ठीक है। और मुझे इस कंपनी में इनकम कितनी मिल रही है? तो नेट इनकम इस कंपनी की जो है वो 48,000 है। डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देने के बाद जो मेरी इनकम है वो 48,000 है। 48,000 है। तो अगर मेरे पास ये कंपनी की इनकम है सारे शेयर होल्डर्स की 48,000, तो अगर मेरे पास 10% शेयर्स हैं, इफ आई एम होल्डिंग 10% शेयर्स ऑफ दिस कंपनी, मुझे 48,000 में से कितना मिलेगा? 4800। आई विल गेट 4800, ठीक है। आई विल गेट 4800 बिकॉज 4800 इज द 8,000 इज द इनकम ऑफ द टोटल कंपनी। मेरे पास अगर 10% शेयर है तो मुझे 10% इनकम मिलेगी ना, 4800। तो ये मेरी सिचुएशन है। मेरे शेयर्स की वैल्यू है 43,200 और मुझे इस कंपनी में इनकम प्रेजेंटली मिल रही है 4,800, ठीक है। अब मैं ये देखूंगा इस कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो क्या है, डेट इक्विटी और इक्विटी डेट का रेशियो क्या है, ठीक है। तो इस कंपनी का जो डेट इक्विटी है वो है 4,32,000 इज इक्विटी एंड डेट इज 2 लाख। इस रेशियो में कंपनी ने बोरो किया हुआ है। अगर इसकी वैल्यू इक्विटी की 4,32,000 है तो इसने बोरो किया हुआ है 2 लाख। तो अगर मेरे शेयर्स की वैल्यू 43,200 है, तो मैं क्या करूंगा? मैं उसी प्रोपोर्शन में बोरो कर लूंगा जिस प्रोपोर्शन में कंपनी ने बोरो किया हुआ है। इसको बोलते हैं होम मेड लीवरेज। क्या बोलते हैं? होम मेड लीवरेज, यानी कि लीवरेज मैंने घर में बनाई है। एक होती है कॉर्पोरेट लीवरेज, जो कंपनी डेट लेती है तो उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट लीवरेज। ध्यान से सुनो और आप लिख भी लो इसको। टू टाइप्स ऑफ लीवरेजेस आर देयर। वन इज कॉर्पोरेट लीवरेज, यानी कि कंपनी का उधार, कंपनी की जो उधारी होती है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट लीवरेज, कंपनी संबंधित उधार। दूसरा हो गया होम मेड लीवरेज। होम मेड लीवरेज कौन करता है? इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी, जो आप अगर उधार लेंगे मार्केट से तो उसको हम बोलेंगे होम मेड लीवरेज। मैं उधार लूंगा तो उसको क्या बोलेंगे? होम मेड लीवरेज। आप उधार लोगे तो उसको क्या बोलोगे? होम मेड लीवरेज। हमने खुद बनाई है लीवरेज। तो अगर इक्विटी है 4,32,000 तो डेट है 2 लाख। अगर इक्विटी है 43,200 तो डेट कितना? उसी रेशियो में बोरो करने हैं। तो 1/10 मेरी इक्विटी है तो डेट भी 1/10 हो गया, 20,000। तो आई विल बोरो 20,000 फ्रॉम द मार्केट एट द रेट ऑफ 6%। मैं 20,000 रुपए का उधार ले रहा हूं मार्केट से, ठीक है। तो अब मेरे पास टोटल फंड्स कितने हो जाएंगे? 43,200 के ये मैंने शेयर बेच दिए। तो इसमें एक और रिजम्पशन है, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है। देयर इज नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट विच इज देयर, ठीक है। तो बाइंग सेलिंग में भी हमें ट्रांजेक्शन पे कॉस्ट पे करनी पड़ती है, जैसे कि ब्रोकरेज या दूसरी चीजें। लेकिन इस क्वेश्चन में इस जो टॉपिक है इसमें assumption ये है कि ब्रोकरेज कॉस्ट नहीं है। देयर इज नो ब्रोकरेज और ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो 43,200 is my equity. I will borrow 20,000 in the same proportion as the company has borrowed at the rate of 6%. So what are the funds available with me? अब मेरे पास कितना पैसा रह गया? मेरे पास रह गए 63,200। कितने पैसे रह गए? 63,200 are the total funds available with me. इतने के मैंने शेयर बेचे और इतना मैंने मार्केट से उधार लिया, ठीक है।
So what is the total funds available? 63,200. ओके, अब मैं क्या करूंगा कि इस कंपनी के शेयर परचेज करूंगा। कौन सी कंपनी के? अनलीवर्ड कंपनी के। आई विल स्टार्ट बाइंग द शेयर्स ऑफ अनलीवर्ड कंपनी। अनलीवर्ड कंपनी के मैं शेयर्स बाय करूंगा। तो मैंने 10% अनलीवर्ड कंपनी के अगर मैं शेयर बाय करता हूं तो मुझे 60,000 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि इस कंपनी में जो शेयर्स की टोटल वैल्यू है वो 6 लाख है। द टोटल वैल्यू ऑफ द yes total value of the shares is 6 lakh. So I will invest 10% shares in that company and I will spend 60,000 there. 60,000 के मैं शेयर परचेज कर लेता हूँ। किसमें? मेरे पास 63,200 रुपए है, तो मैं 60,000 के परचेज कर लेता हूँ 10%। ठीक है, तो 10% शेयर जब मैंने परचेज करूंगा तो उसके ऊपर मुझे इनकम मिल जाएगी 10%। टोटल इनकम है कंपनी की 60,000, तो उसके ऊपर मुझे 6,000 रुपए इनकम मिल जाएगी। आई विल गेट एन इनकम ऑफ 6,000। तो 6,000 जो मुझे इनकम मिलेगी उसमें से मैं 1200 इंटरेस्ट पे कर दूंगा। आई विल पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, क्योंकि मैंने 20,000 उधार लिया है ना मार्केट से। आई हैव बोरोड 20,000 फ्रॉम द मार्केट एट 6%। आई विल पे 1,200 एज इंटरेस्ट। तो मेरे पास कितनी इनकम बच गई? 4,800। अगर मैं 6,000 इनकम मुझे मिली एज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, 12% 1,200 I have paid as interest. I am left with what amount? मेरे पास कितने पैसे बच गए? मेरे पास बच गए 4,800। तो इस कंपनी में मेरे पास इनकम कितनी थी? इस कंपनी में भी मेरे पास इनकम 4,800 थी। इस कंपनी में भी मेरे पास इनकम कितनी है? 4,800 है, सेम है। लेकिन मुझे फायदा क्या हुआ? अगर मैंने स्विच किया है, मुझे फायदा होगा तभी तो मैं ऐसा करूंगा ना कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाऊंगा। मुझे ये फायदा हुआ कि मेरे पास स्पेयर फंड्स हो गए 3,200 के। कैसे हुए? मेरे पास टोटल फंड्स अवेलेबल थे 63,200। जब मैंने अपने शेयर बेचे और उधार लिया तो 20,000 का, तो मेरे पास 63,200 रुपए थे, जिसमें से मैंने 60,000 इन्वेस्ट किए उस कंपनी में, दूसरी कंपनी में। तो मेरे पास 3,200 रुपए एक्स्ट्रा बच गए। इसका इस्तेमाल मैं कहीं भी कर सकता हूं और एक्स्ट्रा इनकम इसके ऊपर बना सकता हूं। दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ आर्बिट्राज। आर्बिट्राज यानी कि स्विचिंग का ये फायदा हो गया। मेरे पास स्पेयर फंड्स हो गए टू द एक्सटेंट ऑफ 3,200। 3,200 रुपए मेरे पास स्पेयर बच गए। ठीक है, तो दिस इज नोन एज आर्बिट्राज। अगर मैं पैसे नहीं बचाना चाहता, मान लीजिए मैं पूरे के पूरे 63,200 इन्वेस्ट कर देता हूं उस कंपनी में, तो फिर क्या होगा? और सेकंड ऑप्शन है, और अगर मैं पूरे 63,200 इन्वेस्ट कर देता हूं, 60,000 की इनकम है, अगर टोटल वैल्यू ऑफ द इक्विटी 6 लाख। अगर 60,000 इनकम है, टोटल वैल्यू है 6 लाख, तो अगर मैं 63,200 की इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे इनकम में से कितना शेयर मिलेगा? तो मुझे इनकम मिलेगी 6,320। आई विल गेट एन इनकम ऑफ 6,220 अगर मैं सारे पैसे इन्वेस्ट कर देता हूं तो। और उसमें से 1,200 मैंने ब्याज दिया, 1,200 आई हैव पेड एज इंटरेस्ट। तो अब मेरे पास कितनी इनकम रह गई? व्हाट इज द टोटल इनकम आई एम लेफ्ट विद? आई एम लेफ्ट विद 5,120। 5,120 रुपए बच गए मेरे पास। पुरानी कंपनी में मेरे पास कितने पैसे आ रहे थे इनकम में? 4,800। मुझे एक्स्ट्रा इनकम कितनी हो गई? 320। मुझे एक्स्ट्रा इनकम हो गई 320। ठीक है, तो मुझे स्विचिंग में फायदा है, मुझे आर्बिट्राज में फायदा है। आई विल डू दैट। तो या तो मेरे पास स्पेयर फंड्स हो गए इतने। अगर मैं स्पेयर फंड्स नहीं रखना चाहता, आई डोंट वांट टू कीप द कैश, मैं अपने पास कैश नहीं रखना चाहता, मैं सारा इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो अगर मैंने सारा इन्वेस्ट कर दिया तो मेरी जो इनकम है वो 320 रुपए से बढ़ गई। माई इनकम हैज इंक्रीज बाय 320। तो दिस इज नोन एज आर्बिट्राज। तो इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन और भी दिए हुए हैं बुक में।
8.4 एंड 8.5 वो आप अच्छी तरह से खुद इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस डाउट को ले लेंगे, ठीक है। तो क्या ये सिचुएशन बनेगी? सभी ऐसा कर सकते हैं, सभी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा कि अनलीवर्ड कंपनी और लीवर्ड कंपनी इसकी वैल्यू ज्यादा ना शुरू में, तो इसमें सारे सेल करेंगे। जब सारे सेल करेंगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू नीचे आ जाएगी, और इसकी वैल्यू पहले कम थी, नीचे थी इसकी वैल्यू अनलीवर्ड कंपनी की। इसमें सारे बाय करना शुरू कर देंगे, बाय करना शुरू करेंगे तो इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी। अगर इस सारे अनलीवर्ड कंपनी में बाय करना शुरू करेंगे तो इसकी वैल्यू ऊपर आएगी, इसकी वैल्यू कम होगी, तो दोनों एक सिचुएशन आ जाएगी कि दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, ठीक है। अनलीवर्ड और लीवर्ड कंपनी की वैल्यू सेम हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। जब इक्वल हो जाएगी तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम सिचुएशन। इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ जाएगी जैसे इकोनॉमिक्स में होती है ना, तो उसके बाद आर्बिट्राज का कोई फायदा नहीं रहेगा। अगर दोनों कंपनीज की वैल्यू सेम है, तो अगर आप एक कंपनी में बेचेंगे दूसरी कंपनी में खरीदेंगे तो कोई फायदा नहीं। आपको 220 रुपए में बुक मिल रही है, आपका फ्रेंड कहता नहीं मैं 220 में ही लूंगा, तो आपको क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं है, तो आर्बिट्राज नहीं होगा, ठीक है। तो आर्बिट्राज कब होता है? जब दो कंपनीज की वैल्यू में थोड़ा बहुत फर्क हो, डिफरेंस हो, तभी आप आर्बिट्राज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में दोनों वैल्यू कंपनीज की वैल्यू में फर्क था, एक की वैल्यू 6 लाख है और एक की वैल्यू 6,32,000, ठीक है। तो दिस इज एमएम अप्रोच, ये एमएम अप्रोच के क्वेश्चन है। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसको आप अच्छी तरह से करें, और कोई डाउट होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया, राइट। तो नाउ इट इज टाइम फॉर योर क्वेश्चंस। Time for question answers. Oh, not not a problem. You are able to hear me? ब्लैक शो हो रही है स्क्रीन। बच्चे वो तो जो लाइव वाले कह रहे थे वो ठीक है, वो लगता है आपके कुछ प्रॉब्लम है बच्चे, और किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। नो वन एल्स हैव एनी प्रॉब्लम। देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम्स इन योर कनेक्शन। आप अपना कनेक्शन चेक कीजिए। सर 8 पॉइंट में जब के लिया कैलकुलेशन में, तो फर्स्ट हमने 10 लिया है, देन सेकंड में 10 वाई, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये 10 से 10.5 हो गया, क्योंकि जैसे जैसे हमने डेट इंक्रीज किया ना बच्चे, तो उससे कंपनी का रिस्क बढ़ गया। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में दी हुई है, आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखते, सीधा यहाँ से पूछते हो। जानवी आप क्वेश्चन देखिए पहले। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो अगर हम डेट को 0 से 1 लाख करेंगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10 से 10.5 हो जाएगी। When we increase debt from 0 to 1 lakh, cost of equity will increase from 10 to 10.5%. ठीक है।
I hope I have been able to answer you. दोबारा कैसे समझा दें बच्चे? अब 8.1 पूरा क्वेश्चन मैंने कर लिया, अब दोबारा नहीं बता सकता मैं आपको, बस इतना हिंट दे देता हूँ थोड़ा बहुत। 10 लाख की टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट है, 10 लाख की टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट है। तो पहला कैपिटल स्ट्रक्चर है जिसमें जीरो डेट है, तो सारी की सारी इक्विटी होगी। दूसरा है जिसमें 1 लाख का डेट है, तो इसका मतलब 9 लाख की इक्विटी है, ये निकाली है हमने। ये कैसे निकाली है? 10 लाख इज द टोटल रिक्वायरमेंट। थर्ड में 2 लाख का डेट है, तो इसका मतलब 8 लाख की इक्विटी होगी। तो ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये हमको दी हुई है, डेट अगर जीरो है तो कोई कॉस्ट नहीं है, 1 लाख है तो 4%, 2 लाख है तो 4%, लेकिन डेट और बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ गई है 4.5। इसी तरह से इक्विटी की कॉस्ट भी बढ़ रही है। शुरू में 10% है, लेकिन जैसे जैसे हम डेट बढ़ाते जा रहे हैं इक्विटी की कॉस्ट ये 10.5 हो गई, ये बढ़ रही है। क्वेश्चन में दिया हुआ, ये मैंने अपने आप से नहीं ली। जैसे जैसे डेट बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ रही है। It is given in the question. Please refer to the question. I have sent these questions in the group as well. ये अपने आप से नहीं ली, मैंने ये क्वेश्चन में से ही ली है कॉस्ट, फिर हमने WACC निकाल दिया इसका। I hope your question is answered now. Okay. हाँ, अभी जब लास्ट क्लास आएगी तो लास्ट क्लास बच्चे सिर्फ 4 क्लासेस बची हैं और 2 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक डिविडेंड और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अभी रहते हैं। I will try to do as much as I can, but only 15 classes were there. So within this we have to discuss. I have sent the notes in all the groups. There are 7-8 groups created by students. 6-7 ग्रुप बनाए हुए हैं बच्चों ने WhatsApp के, 250 students in each group are there. So I am sending notes in all 7-8 groups. ठीक है? हाँ, notes I am sending in all the 7 to 8 groups. Whatever we have discussed in the class today, I have sent the notes one day earlier, all the questions and all the solutions. So only I am discussing it in the class right now. Okay. हाँ, 8.3 बच्चे अभी समझ में नहीं आएगा, ये 4-5 क्वेश्चन आपको अटेंड करने पड़ेंगे। 8.3 में जो आर्बिट्राज की प्रोसेस है वो आप बुक भी पढ़ो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना हमारे पास, तो आप बुक पढ़ो। उसमें से पहले आर्बिट्राज की कॉन्सेप्ट ये है कि एक कंपनी से बाय करना, दूसरी में सेल करना। कहाँ पे बाय करना है? जहाँ पे सस्ता मिल रहा है। कहाँ पे सेल करना है? जहाँ पे महंगा है। महंगी वाली में बेच दो, सस्ती वाली में खरीद लो, इसको आर्बिट्राज बोलते हैं। पूरा फॉलो करो स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने आपको सॉल्यूशन भी भेजा हुआ है, हर एक स्टेप को ध्यान से देखो और समझो। ठीक है? ओनली देन यू विल बी एबल टू फॉलो। आर्बिट्राज मैंने आपको बताया है, एक जगह से खरीदना, दूसरी जगह पे बेचना। कहां पे खरीदना? जहां पे सस्ता हो, और कहां पे बेचना? जहां पे महंगा हो, उसको आर्बिट्राज बोलते हैं। आर्बिट्राज करने से हम प्रॉफिट तो कमा लेते हैं, लेकिन हमारा कोई जोखिम नहीं होता। वी कैन मेक प्रॉफिट विदाउट एनी रिस्क। बिना जोखिम के जब हम प्रॉफिट कमाते हैं, 2 ट्रांजेक्शन करने के लिए, एक ट्रांजेक्शन बाय, दूसरी ट्रांजेक्शन क्या है? सेल। तो इसने क्या किया, एक कंपनी में तो बाय किए शेयर्स, कितने के बाय किए? 60,000 के। एक कंपनी में सेल किए शेयर्स, कितने के किए? 43,200। और उसके बाद 20,000 मार्केट से बोरो किए, उसी रेशो में जिस रेशो में कंपनी ने बोरो किए, ताकि हम होम मेड लीवरेज बना लें। एक कॉर्पोरेट लीवरेज होती है, दूसरी होती है होम मेड लीवरेज। I hope the definition of arbitrage is clear to you.
अरे डेट की अलग है, इक्विटी की अलग है। आप ध्यान से देखो बच्चे, क्वेश्चन आपने ध्यान से नहीं देखा। जानवी, जानवी, जब पहले वाले में इक्विटी की कॉस्ट 10% है, पहला स्ट्रक्चर, दूसरे में 10.5 है, तो मैंने 10.5 लिया। ठीक है, पहले में 10 है क्योंकि इक्विटी का शेयर 100% है तो 1 हो गया। इक्विटी का शेयर 90% है तो 0.9, और वहां पे इसकी कॉस्ट है 10.5। 1 लाख का डेट है तो 9 लाख की इक्विटी है ना, तो उसका जो वेट कम हो गया, तो 10.5। ध्यान से देखो आप क्वेश्चन ध्यान से देखते नहीं हो पहले। लुक एट द क्वेश्चन प्रॉपरली। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में परसेंटेज साइन लगाना चाहिए। हाँ लगा लो, पहले वाले में लगाया ना मैंने 9.85, तो इसका बाकी सब में भी है। ठीक है, आप लगा लो, परसेंटेज है ये, इट इज ऑल परसेंटेज। ठीक है, ओके, नहीं लगाएंगे तो नंबर नहीं कटेगा इसका, बच्चे चिंता मत करो। ओके, ओके, थैंक यू। अगर 200 बुक की बुक 200 में लेगा तो भी आरबी नाराज। बच्चे मजाक नहीं करो। See, ask serious question because we have limited times, please. ये रिट्राज नहीं है, आर्बिट्राज है। दिस इज आर्बिट्राज। क्वेश्चन नंबर 8.3 आर्बिट्राज का है। बाइंग इन ए कंपनी वेयर द प्राइस इज लेस, बाइंग इन द कंपनी वेयर प्राइस इज लेस, सेलिंग इन द कंपनी वेयर प्राइस इज मोर, दैट इज आर्बिट्राज। ठीक है, आर्बिट्राज है बेटे, ये आर्बिट्राज। आर्बिट्राज, आरबी नहीं लिखो, ARBI। अगर अमाउंट लॉस में चले जाएं तो वो भी आर्बिट्राज होगा। नहीं, लॉस में तो आर्बिट्राज कौन करेगा? मैं 200 की किताब खरीद के आपको 180 में क्यों दूंगा? मैं कोई पागल तो हूं नहीं। कोई देगा बताओ? महंगे में खरीदे और सस्ते में बेचे जबकि पता है कि लॉस होना है, नोबडी विल डू दैट। नुकसान वाला आर्बिट्राज नहीं होता, हमेशा प्रॉफिट वाला ही आर्बिट्राज होता है। ठीक है बच्चे, आई होप योर क्वेश्चन इज आंसर। हाँ वो 10 ही है बच्चे, वो मैंने वो आप ना बस पकड़ लेते हो एक बात को, वो 10 ही है। एक में पॉइंट मैंने गलती से लिख दिया, वो बस आप उसको, वो 10 ही है बच्चे, वो 10 ही है, पॉइंट मैंने गलती से लिख दिया होगा, बस कोई बात नहीं। दैट इज 10, पॉइंट नहीं है, 10 ही है। ठीक है, आई होप योर क्वेश्चन इज आंसर जानवी। नाउ ये पॉइंट नहीं है, ये 10 ही है, इट इज 10.0। ओके, नाउ question of all the students have been answered. Thank you very much. So you try to attempt these questions 10.4 and 10.5. अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मैं सॉल्यूशन इसका भी भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।